आइए शुरू करते हैं। सी सो न्यूटन की स्टोरी सब लोग जानते हैं। न्यूटन वाज द प्रोफेसर एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड वहां पर एक पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, जहां पर उनके सर पे आके क्या गिरता है, एक एप्पल। और एप्पल आके जब उनके सर पे गिरता है तो उनको सारी चीज समझ में आती है कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता था। अगर ये नीचे गिरा दैट मीन्स कोई ना कोई एक ड्राइविंग चीज है, एक ड्राइविंग क्वांटिटी है जो इसको नीचे लेकर आ रही है। उस ड्राइविंग क्वांटिटी, उस ड्राइविंग फोर्स को उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दिया। क्या नाम दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, according to Newton, due to the gravitational force, the objects always falls down. ऑब्जेक्ट हमेशा क्या करते हैं? नीचे गिरते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट नीचे गिरा, उनके सर पे गिरा और उन्होंने न्यूटन ने एक ब्रांच बना दी फिजिक्स की, जिस ब्रांच को अपन पढ़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स में अभी तक अपन ने क्या क्या चीज पढ़ ली? तो अभी तक मैकेनिक्स के अंदर अपन काइनेमेटिक्स पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, अभी तक अपन ने मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ा है। ठीक है, काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स क्या है? तो स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके से मोशन की स्टडी है, जिसके अंदर हम पार्टिकल के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, उसके वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, टाइम टेकन, हाइट, डिस्टेंस, ये सब चीज की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम किस में देख रहे हैं? काइनेमेटिक्स में बात कर रहे हैं। बट काइनेमेटिक्स में एक चीज जो गौर करने की होती है वो ये होती है कि काइनेमेटिक्स में जो कुछ भी बात की जाएगी वो विदाउट द कंसिडरेशन ऑफ कॉज की जाती है। मतलब हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि हमारा मोशन हुआ तो किसकी वजह से हुआ। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पार्टिकल को मोशन में लेकर आई, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ ये मतलब है कि शुरुआत में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, टाइम उस पर कितना लगता है, उसकी एवरेज स्पीड क्या थी, डिस्टेंस क्या था, डिस्प्लेसमेंट क्या था। इन सब चीजों की बात अपन करते हैं काइनेमेटिक्स के लिए। बट लॉज ऑफ मोशन की जब बात हो जाती है तो अपन वी ऑलवेज टॉक अबाउट टू मोर थिंग्स, एंड दैट इज डायनामिक्स। First is dynamics and the second is statics. So dynamics क्या हुआ? ये भी एक स्टडी है मोशन की। हम बात कर चुके हैं इन तीनों डेफिनेशंस के बारे में पहले, लेकिन आज दोबारा देख रहे हैं क्योंकि ये वाला पार्ट हम कंप्लीट करते हुए आए हैं अभी तक। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को स्टडी करना है। डायनेमिक्स का मतलब क्या है? हम इसमें भी स्टडी ऑफ मोशन ही कर रहे हैं। हमने इसमें भी किस चीज की स्टडी की? मोशन की ही स्टडी की। बट स्टडी के साथ साथ हमने इसको भी हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ मोशन ओनली। ठीक है, बट साथ साथ हमने यहां पर विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज, विद कंसिडरेशन ऑफ कॉज, मतलब साथ साथ हमने ये भी देखा कि भाई मोशन होता था तो क्यों हो रहा था, और कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, कौन सी ऐसे एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। So basically, in this particular example, dynamics, in this particular what we can call category, we will study the objects in motion, but हम उसके साथ साथ ये भी चेक करने लगेंगे that why the object is in motion, उसके पीछे जो ये why शब्द लिखा है, ऐसा क्यों हुआ, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिक्स का मतलब होता है पार्टिकल एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। पार्टिकल एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। सो अगर पार्टिकल या तो रेस्ट पे हो या यूनिफॉर्म मोशन पे हो, तो वो क्यों रेस्ट पे और क्यों यूनिफॉर्म मोशन पे है, अगर हम उसकी स्टडी करते हैं तो हम किसमें करते हैं? स्टैटिक्स में। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट ब्रांचेस, एंड वन इज डायनेमिक्स एंड वन इज स्टैटिक्स, एंड ऑल द पार्ट इज ऑफ मैकेनिक्स ओनली। ये सारा का सारा पार्ट किसमें? मैकेनिक्स में। बेटा मैकेनिक्स कैसे चलती है? मैकेनिक्स शुरुआत में अपन ने 1D देखा, फिर 2D देखा। 2D देखने के बाद लॉज ऑफ मोशन देखेंगे, फिर वर्क पावर एनर्जी देखेंगे, वर्क पावर एनर्जी के बाद हम कोलिजन देखेंगे, कोलिजन के बाद हम रोटेशन देखेंगे, एंड रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन देखेंगे। फिर आता है सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, और फिर पूरा जाता है जाके मैकेनिक्स खत्म होता है। ठीक है, एज ऑफ 11th क्लास। सो यहाँ पर काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी कि हाँ, एक सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है हमारा पढ़ने का, कि पहले हम बेसिक से पढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम चैप्टर्स में आगे बढ़ते रहेंगे तो प्रीवियस टॉपिक्स का यूज आता रहेगा। अब देखो डायनामिक्स भी क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ही है।
लेकिन इसके अंदर अपन कंसिडरेशन ऑफ कॉज भी देख रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल चल रहा है तो क्यों चल रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हुए आए हैं। सो आपको याद रखना है दैट काइनेमेटिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ हम इसमें फोर्सेस की चर्चा और करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेकेंडली हम स्टैटिक्स की जब बात करते हैं तो स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट स्टेट या फिर यूनिफॉर्म मोशन स्टेट। रेस्ट स्टेट मतलब पार्टिकल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। विद रिस्पेक्ट टू एनी फिक्स्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक पार्टिकल रेस्ट पे तब होगा जब उस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना हो, जीरो हो। क्यों? क्योंकि मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स राइट ऐसे धक्का दे दूं और मेरा दोस्त आधा है और वो तुरंत इसी सेम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ऐसे धक्का देने लगे। अगर हम दोनों इक्वली पावरफुल हैं तो दोनों के द्वारा लगाया गया यहाँ पर फोर्स क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट, सो वी कैन से दैट द नेट फोर्स इज जीरो विच इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स यहाँ पर कितना रहेगा, जीरो रहेगा, जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है। सो इस चीज का ध्यान देना है आपको, इस चीज को याद रखना है दैट द नेट फोर्स विल बी जीरो। व्हाई इट विल बी जीरो? बिकॉज जो भी नेट डायरेक्शन थी फोर्सेस की वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, नेट फोर्स जीरो है। किसके अंदर स्टडी करेंगे? स्टैटिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर अपन को पढ़ना है सबसे पहले फोर्सेस के बारे में, और फोर्सेस के अंदर अपन को पढ़नी है ये दो चीजें, डायनामिक्स एंड स्टैटिक्स, और इनमें सारे कॉन्सेप्ट्स अपन काइनेमेटिक्स के यूज करेंगे। नाउ सेकेंडली फोर्सेस होते क्या है? तो फोर्सेस बेसिकली फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुश और पुल। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात। फोर्स क्या है? फोर्स या तो पुश है, धक्का लगाने को फोर्स कहते हैं, या तो खींचने को, पुल करने को फोर्स कहते हैं। तो पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। ज्यादा इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, बहुत ही आसान सी सिंपल सी चीज है। क्लियर? क्या चीज? पुश और पुल। अब जब पुल फोर्स होता है, खींच रहा हूं मैं किसी को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक बॉल थी, इस बॉल से मैंने एक रस्सी को लगाया और इस रस्सी को खींचना शुरू किया। सो पुल फोर्स को एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज टेंशन। क्या नाम दिया जाता है? टेंशन। सो याद रखना है, टेंशन फोर्स इज ऑल्सो पुल टाइप ऑफ नेचर। ठीक है, खींचने को और क्या बोला जाता है? टेंशन बोला जाता है। टेंशन डेवलप्स इन ए स्ट्रिंग। टेंशन कहाँ डेवलप होती है? स्ट्रिंग में। ये हम आगे देखेंगे जब अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। अभी तो अपन बेसिक इंट्रोडक्शन और स्टार्ट देख रहे हैं। अभी हमें इनर्शिया पढ़ना है, अभी हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, फिर अपन न्यूमेरिकल्स पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली पुल, पुश और पुल, इसी को हम फोर्स कहते हैं। और फोर्सेस दे आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नंबर टू इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, हम इन सब की बात करेंगे। फटाफट बताइए क्या यहां तक सबको क्लियर हुई बात की नहीं हुई? यस और नो? देखो, मैंने ऑलमोस्ट सारे हाफ ईयरली के कॉपी चेक करके दे दिए हैं। अगर किसी भी बच्चे की हाफ ईयरली की कॉपी चेक नहीं हुई है, या आपको ऐसा लगता है कि सर हमारी चेक नहीं हुई है, तो आप अपने जिस नंबर से आपने मुझे सेंड किया था व्हाट्सएप की हाफ ईयरली की कॉपी, आप उसी नंबर से मुझे एक सेम व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना नाम और क्लास मैसेज करो। शायद हो सकता है कि आपने नाम और क्लास मैसेज ना किया हो, इस वजह से मैंने उसे चेक नहीं किया है। ठीक है, तो आप लोग उसे सेंड करें दोबारा। फाइल को सेंड करने की जरूरत नहीं है, आप अपने नाम और क्लास को दोबारा से एक बार व्हाट्सएप चैट में लिख दो, ताकि आपका मैसेज जो है वो टॉप पे आ जाए। ठीक है, बाकी मैंने ऑलमोस्ट सारी कॉपीज चेक करके आपको सेंड कर दी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। कुछ दिनों में आपको रिजल्ट भी दिख जाएगा कि किसने कितना परफॉर्म किया और आपके टोटल मार्क्स क्या हैं, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। चलिए, सो नाउ लेट अस स्टार्ट कि भाई बेसिक दो टाइप के कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते क्या हैं। आइए ध्यान से, बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ वी टॉक अबाउट आर नीट एंड जेईई मेंस एग्जामिनेशन, पक्का 100% एक से लेके दो सवाल आपको इस टॉपिक पे देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट
ठीक है, स्कूल एग्जामिनेशन में हमेशा इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि न्यूमेरिकल आता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर फेट कि आपकी किस्मत में क्या है, ठीक है, लेकिन बेसिकली आएगा जरूर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, और 11th में आज समझ लोगे तो 12th क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। दैट मीन्स बोर्ड में भी ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए ध्यान से देखिए। अब बोर्ड में आपसे डायरेक्टली कोई फोर्सेस नहीं पूछता है, बोर्ड में आपसे इसका यूज पूछेंगे। जब अपन नेक्स्ट क्लास में जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चार्जेस पढ़ेंगे, चार्जेस के ऊपर लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे, तो वहां पर हमें लॉज ऑफ मोशन में पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली वी कैन राइट टू क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एंड इधर मैं लिख सकता हूँ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से पता चल रहा है कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, दो चीजें एक दूसरे को फिजिकली टच कर रही हैं। मैंने इस चौक को लिफ्ट करना है, तो मैं लिफ्ट कैसे करूंगा? बाय लिफ्टिंग, बाय अप्लाइंग सम फोर्स इन द अपर डायरेक्शन। मैं इसको देखो फोर्स लगा रहा हूं और ये ऊपर उठा रहा हूं। तो मैंने क्या किया? आई यूज्ड माय फोर्स, आई यूज्ड माय फोर्स फ्रॉम द मसल्स एंड मूव्ड दिस चॉक टू ए हायर लेवल, ठीक है। सिमिलरली जब आपकी बॉल ग्राउंड पे ऐसे रोल करती है, सिमिलरली जब आपकी बॉल ऐसे ग्राउंड पे रोल करती है, तो कुछ देर बाद ये बॉल जाके इट स्टॉप्स, रुक जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज कंटिन्यूअसली सरफेस की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल f, ये यहाँ पर एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी कहाँ लगा? एट द कॉन्टैक्ट, जहां पर सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा था वहां लग रहा। तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आती है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर दोज टाइप ऑफ फोर्सेस which act due to the physical contact between two surfaces। दो surfaces के बीच में physical contact हो और जो forces लगे उन forces को contact forces कहेंगे। अब नाम से नॉन कॉन्टैक्ट बता दो, तो नॉन कॉन्टैक्ट ऐसे फोर्सेस जो विदाउट कॉन्टैक्ट लग सके, जैसे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कैसे? भाई मेरे पास ये चौक है, ठीक है, इस पर्टिकुलर चौक को अगर मैं रिलीज कर दूं तो ये कहां जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा। देखते हैं, ये लोग आओ। तो अपन ने क्या देखा? अपन ने ये देखा दैट दिस पर्टिकुलर चौक व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर हाइट h, इट मूव्स डाउनवर्ड्स, ये नीचे जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि ग्रेविटी इसे डाउनवर्ड पुल कर रही है। अर्थ इज पुलिंग पुलिंग दिस ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सो इसका पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सी बात। इधर की बात अगर करें अपन, कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात अगर अपन करें, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे फोर्स होते हैं? भाई ऐसे फोर्सेस जो दो सरफेसेस के बीच में कॉन्टैक्ट के बाद लगे। तो सबसे पहला एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, मस्कुलर फोर्स इसका एग्जांपल होता है। मस्कुलर फोर्स कौन सा? ऐसा फोर्स जो हमारी मसल्स के हेल्प से लगता है, हमारे आर्म्स, लेग्स, इन सब के हेल्प से, हम हमारी बॉडी के हेल्प से फोर्स लगाते हैं। जैसे गाड़ी खराब हो गई, खराब हो गई तो जैसे ही उस गाड़ी को मुझे एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, उसको डिस्प्लेस कराना है, तो व्हाट विल आई डू? मैं 4 लोगों को बुला के लेकर आऊंगा और सभी लोग मिलकर उसको धक्का लगाएंगे। तो सभी ने अपने मसल्स की हेल्प ली, क्या करने के लिए? उस कार को पुश करने के लिए जो कि खराब हो चुकी थी। तो क्या समझ में आया? यहाँ पर भी यही चीज समझ में आई कि भाई पुश किया, मस्कुलर फोर्स लगाया, मसल्स का यूज किया, कॉन्टैक्ट की वजह से फोर्स लगा। सेकंड इसका एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले ही देखा अपन ने, कैसा? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स भी कहां लगता है? दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट के बाद ही लगता है। दो सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट के बाद ही लगता है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? कांटेक्ट फोर्स का नेक्स्ट एग्जांपल होगा नॉर्मल फोर्स। अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होता है? दिमाग में एकदम से सवाल आता है कि सर ये नॉर्मल फोर्स क्या? हमने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, नॉर्मल फोर्स एक टाइप का फोर्स है जो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। इसको हम पढ़ेंगे कहाँ? इसको हम थर्ड लॉ के बाद पढ़ेंगे। जब अपन थर्ड लॉ कंप्लीट कर लेंगे
तब हम इसकी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि नॉर्मल फोर्स इज अ फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसीलिए नॉर्मल बोला है, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर देखो मैग्नेटिक फोर्स इसका एक और एग्जांपल बन सकता है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स। क्यों मैग्नेटिक फोर्स? क्योंकि दो मैग्नेट्स को अगर मैं एक दूसरे के पास ले आऊं, सो दोस टू मैग्नेट्स विल अप्लाई सम फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर। वो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, ठीक है। एक मैग्नेट यहाँ, एक मैग्नेट यहाँ। अगर मैं नॉर्थ नॉर्थ पोल इनके एक साथ ले आऊं, पास ले आऊं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मैं दोनों के साउथ पोल्स को पास ले आऊं, तो वो दोनों वापस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट कर जाएंगे, ठीक है। ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या कर जाएंगे? अट्रैक्ट। तो ये मेरे को कहाँ देखने को मिलता है? ये मेरे को देखने को मिलता है मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स के अंदर जरूरी थोड़ा है ना कि फोर्स तभी लगे जब दोनों कांटेक्ट में आए, नहीं, दूर होते हैं तो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे होते हैं। दैट मींस दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स में अगला फोर्स का एग्जांपल क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर वी नो दैट इफ लाइक चार्जेस आर प्लेस्ड टुगेदर, अगर हमने सेम चार्जेस को पास पास रख दिया तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव अगर मैं एक साथ रख दूं, पॉजिटिव चार्जेस दे विल रिपेल ईच अदर। एंड इफ वी टॉक अबाउट नेगेटिव चार्जेस, ये लो नेगेटिव चार्जेस एक साथ रख दिए, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बट अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों को एक साथ रख दूं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। दोस्ती है इन लोगों में बहुत बहुत अच्छी। So this type of behavior is shown by charges, and charges they apply electrostatic force over one another, and electrostatic force is also an example of what type of force? Non-contact force. So basically non-contact और contact के बीच में आपको एक फाइन लाइन समझ में आ रही होगी कि हाँ सर, कुछ फोर्सेस ऐसे हैं जो कॉन्टैक्ट की वजह से लगते हैं और कुछ ऐसे हैं जो विदाउट कॉन्टैक्ट भी लग सकते हैं, जैसे ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब 11th क्लास में हमें क्या पढ़ना है? 11th क्लास में हमें ये सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ना है। हमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी पढ़ना है, बट मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हम पढ़ते हैं क्लास 12th में। ये हम पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। सो क्लास 11th का पोर्शन है मस्कुलर फ्रिक्शनल नॉर्मल फोर्स। यहीं पे एक छोटा सा टेंशन फोर्स भी आता है, जो भी शुरुआत में अपन ने बात की थी, और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सारे के सारे फोर्सेस वी स्टडी इन क्लास 11। फटाफट बताइए, क्लासिफिकेशन सबको समझ में आया कि नहीं? यस और नो फास्ट। देखो बेटा, सिस्टमैटिक अप्रोच से चलेंगे। मैं ये मानता हूं कि सभी बच्चे एक ही लेवल पे हैं। हो सकता है आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ लिया हो सकता है काफी बच्चों ने ये चैप्टर ना भी पढ़ा हो, बट अपन 0 लेवल से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। एक एक चीज को क्लास में डिस्कस किया जाएगा, बट यू हैव टू बी रेगुलर इन द क्लास। इरेगुलरिटी के बाद अगर आके कोई बच्चा मुझे कहता है कि सर ये कोर्स, ये चीज आप दोबारा करवा दो या रिवीजन क्लास करवा दो, तो दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस, बिकॉज कोर्स आपका बहुत बड़ा है। पता है 12th क्लास से ज्यादा कोर्स 11th क्लास में होता है। तो 11th क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज फार एज योर 12th। 11th क्लास से 12th क्लास थोड़ी सी आसान है। 11th निकालना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। 11th में सारी चीजें पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में आती हैं, और 12th में इन्हीं का यूज अपन को देखने को मिलेगा। अभी जैसे आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर हम फिजिक्स में दोबारा पढ़ेंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। किस नाम से पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स के नाम से पढ़ेंगे उसको। तो सारी चीजें वापस आती हैं, फिजिक्स में वापस पढ़ी जाएंगी, बट आपको रेगुलर रहना पड़ेगा क्लास में। आइए ध्यान से देखिए। तो ये अपन ने क्लासिफिकेशन देखा। नाउ वी टॉक अबाउट एक सिंपल से शब्द के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है इक्विलिब्रियम। आइए बात करते हैं ध्यान से। और इक्विलिब्रियम से हम दो कंडीशन निकालेंगे। एक कंडीशन होगी स्टैटिक, एक कंडीशन होगी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और दूसरी कंडीशन होगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दोनों इक्विलिब्रियम्स के बारे में बात करेंगे। फिर अपन बात करेंगे कि भाई बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की क्लास बेसिक है, मैं चाहता हूं आज की क्लास का बेसिक सबको क्लियर हो जाए। आइए सी, शब्द आता है मेरे पास इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल पे नेट फोर्स का जीरो हो जाना। एक पार्टिकल जिस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अब ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे चलाना है, ये रेस्ट पे है इनिशियली, मैं चाहता हूं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन आ जाए, तो मैं या तो पुश करूंगा या तो इसको पुल करूंगा, या तो इसको धक्का दूंगा या तो इसको खींचूंगा। पुश और पुल की वजह से इसके स्टेट में चेंज आ सकता है, ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एक क्रिकेटर को देखा जाए तो बॉल जब उसके पास आती है तो वो मारता है उस बॉल को, और बॉल को मारने के बाद वो क्रिकेटर से बॉल जो है वो दूर चली जाती है, उसकी डायरेक्शन बदल जाती है।